Hello friends, I hope you're doing good. Let's get started with the current affair edition for today. Before we begin, ये लास्ट एडिशन के साथ एसोसिएटेड प्रिलिमिनरी प्रैक्टिस क्विज के रिजल्ट्स हैं. Congratulations संघर्ष, once again. आज के एडिशन के साथ भी एक करंट अफेयर क्विज एसोसिएटेड है. प्लीज टेक इट. It will help you in your preliminary preparation. Alright, let's begin with today's edition. And before we begin friends, मैं आपसे इतने लंबे डिले के लिए माफ़ी चाहूँगा. अब से आप रेगुलर एडिशंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं और I'd like to introduce न्यू एडिशंस. डेली एडिशन के फॉर्मेट को थोड़ा चेंज कर दिया गया है. अब इसमें क्या चेंज है, यू विल सी विद दिस एडिशन. अब बेनिफिट्स क्या होंगे इस एडिशन के? इस फॉर्मेट में मैं टॉपिक्स में और डीपली एंगेज कर पाऊंगा. अब रोज एडिटोरियल्स को भी कवर किया जाएगा और जब पहले शाम को एडिशन को रिलीज किया जाता था, अब रिलीज थोड़ा जल्दी होगा, अराउंड 10-11 और शायद उससे भी जल्दी. पर ये नया एडिशन थोड़ा इम्प्रोवाइज है, तो इट्स अ न्यू स्किल. तो प्लीज़ कोप विद मी. आई एम श्योर दिस स्किल विद इम्प्रूव विद टाइम. और अगर कोई फीडबैक है तो ज़रूर दें. इट्स रियली अप्रिशिएटेड. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट एंड फ्रंट पेज न्यूज़ ऑफ द डे. ये न्यूज़ है इंटरनल सिक्योरिटी से और इसका कॉन्टेक्स्ट है सेंटर, असम और यूएलएफए फैक्शन के बीच साइन किया गया है एक एग्रीमेंट. तो यूनियन होम मिनिस्ट्री और असम गवर्नमेंट ने मिलकर यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, जो कि एक फैक्शन है, उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है. अब हम बात करते हैं कि ये यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम क्या है. तो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ये एक आर्म्ड सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आसाम से ऑपरेट करती है. इट वॉज फॉर्म्ड इन द 1979 और ये दो भागों में डिवाइडेड हो चुकी है, यानी कि दो ग्रुप्स, दो फैक्शंस में डिवाइडेड है. यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ULFA 1 एंड यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ओरिजिनल प्रो ट्रूस फैक्शन, जो कि शांति चाहती है, जो कि पीस चाहती है. अब असम बेस्ड इस ऑर्गेनाइजेशन को इंडियन गवर्नमेंट ने एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया हुआ है. तो ये ULFA चाहती है एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन स्टेट बनाना असम में फॉर द इंडिजीनियस पॉपुलेशन ऑफ असम थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल इन द असम कॉन्फ्लिक्ट. इस ऑर्गेनाइजेशन ने बाकी और ऐसे ही वायलेंट ग्रुप जैसे कि नागालैंड में बेस्ड नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल के साथ भी टाइज एस्टैब्लिश किए हुए हैं और म्यांमार बेस्ड काचीन इंडिपेंडेंट आर्मी के साथ भी किए हुए हैं. बट दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. तो गवर्नमेंट ने इस ऑर्गेनाइजेशन को 1990 में एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन साइट किया था और बैन भी कर दिया था. और इस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट मिलिट्री ऑपरेशंस चलते रहते हैं. अब इस न्यूज़ की बात करते हैं कि व्हाट इज दिस न्यूज़ अबाउट. तो इस पीस के एक फैक्शन ने, ULFA के फैक्शन ने, जैसे कि हमने बोला इसके दो ग्रुप्स हैं, उसमें से एक सेक्शन ने सेंटर और असम के साथ मिलकर एक पीस पैक्ट को साइन किया है, एक शांति एग्रीमेंट को साइन किया है. और इस एग्रीमेंट के बाद होम मिनिस्टर अमित शाह का कहना है कि ये तीन पार्टीज का हुआ एग्रीमेंट असम में शांति के लिए काफी सिग्निफिकेंट है. होम मिनिस्टर अमित शाह ये भी बोलते हैं कि 1979 से अब तक लगभग 700 ULFA कैडर्स इस पीस प्रोसेस का पार्ट बन चुके हैं, यानी कि वो आर्म्स को छोड़ चुके हैं. दे हैव सरेंडर्ड आर्म्स एंड एम्यूनेशन एंड they are engaging in the peaceful democratic process established by the law to maintain country's integrity. अब इस एग्रीमेंट के बाद होम मिनिस्ट्री इस फैक्शन की बातें भी सुनेगी, वह इनकी क्या डिमांड है, and it will create a time bound program to fulfill ULFA's demand. Alright, let's move on to this next news. ये न्यूज़ है इकोनॉमिक्स से. गवर्नमेंट ने दो मेजर स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इंटरेस्ट रेट को हाइक कर दिया है. गवर्नमेंट ने सुकन्या समृद्धि अकाउंट में अभी प्रेजेंट 8% इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर 8.2% कर दिया है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट फर्स्ट क्वार्टर. और इससे आपको एक आइडिया मिलना चाहिए कि इन स्मॉल सेविंग फंड्स के रेट्स को हर क्वार्टर में चेंज किया जाता है या रिव्यू किया जाता है. और एक और जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स के रेट को बढ़ाया गया है वो है 3 ईयर टाइम डिपॉजिट्स, जिसको 7% से बढ़ाकर 7.1% कर दिया गया है. ये टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं? दे आर लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जिसमें जो आम जनता जिनमें पैसे को सेव करती है, इन्वेस्ट करती है. अभी
हम बात करते हैं कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स क्या है। ये एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी का कंसेप्ट है। तो ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हाउस होल्ड सेविंग्स का इंडिया में। आई एम श्योर आपने इसके कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स के बारे में ज़रूर सुना होगा और शायद आपके पेरेंट्स या आप इनमें से किसी में इन्वेस्ट भी करते हो। पहले हम बात करते हैं कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम्स के एग्जाम्पल्स की, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है पोस्टल डिपॉजिट्स, जो जनरली पोस्ट ऑफिस में होते हैं एंड दे आर अ क्वाइट पॉपुलर वे ऑफ इन्वेस्टिंग मनी इन अ सर्टेन एज ग्रुप। इसमें सेविंग अकाउंट्स होते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स होते हैं, टाइम डिपॉजिट्स होते हैं जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स जो कि हर महीने जिसमें पैसे को डिपॉजिट किया जाए। इसकी दूसरी कैटेगरी है सेविंग सर्टिफिकेट्स, जैसे कि नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट्स या किसान विकास पत्र। और तीसरी मेजर कैटेगरी है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जैसे कि पीपीएफ या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। और इसी का पार्ट भी है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जिसके इंटरेस्ट रेट को अगले साल के पहले क्वार्टर के लिए बढ़ाया गया है। और ये सब स्मॉल सेविंग स्कीम्स यू शुड नो, इनमें जितना भी फंड होता है उसको पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में डिपॉजिट किया जाता है। ऑल स्मॉल सेविंग कलेक्शंस आर क्रेडिटेड टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो अब एक बार फिर से इस न्यूज़ की बात करते हैं। तो क्योंकि ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स गवर्नमेंट बैक्ड होती हैं, इनमें गवर्नमेंट की गारंटी होती है जो इनको सेफ भी बनाती है, और इन पीरियोडिकली इन सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट को रिव्यू किया जाता है। तो अब एक ऐसा रिव्यू हुआ है और उसमें इन सब स्मॉल सेविंग स्कीम्स में से 2 स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया है। एक है सुकन्या समृद्धि अकाउंट और दूसरा है 3 साल के टाइम डिपॉजिट्स। और बाकी और सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स दे हैव रिमेन अनचेंज्ड। अब क्योंकि अगले साल जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, तो कुछ लोगों का मानना था, जैसे कि एक जनरल ट्रेंड है कि और काफ़ी सारे स्मॉल सेविंग स्कीम्स के रेट को बढ़ाया जाएगा, बट केवल 2 इंस्ट्रूमेंट्स के रेट को ही बढ़ाया गया है एज यू हैव सीन। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड के इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया गया है, विच इज अ मेजर न्यूज़, क्योंकि दिस इज अ वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इट इज़ अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम। फ्रेंड्स, इस न्यूज़ इवेंट की डिटेल्स नोट में प्रेजेंट है, आप वहां से इसको और इलाबोरेटली रेफर कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट न्यूज़। ये है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से, और इसका कॉन्टेक्स्ट है केरला में चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच चल रहा फ्रिक्शन। जिस फ्रिक्शन को लेकर केरला की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई है कि वो क्लैरिफाई करे कि गवर्नर की क्या पावर्स हैं स्टेट लेजिस्लेशन को लेकर। तो अब इस न्यूज़ की बात करते हैं। केरला हैज मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग गाइडलाइंस on the circumstances under which the governor may reserve bills presented to him for consideration of the president, withhold his assent or return them to the assembly। मतलब केरला स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई है कि वो क्लियर गाइडलाइंस दे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करके कि क्या क्या ऐसे सिनेरियोज हैं जिसमें गवर्नर उनके पास फाइनल असेंट के लिए दिए गए बिल्स को अपने पास रिजर्व कर सकते हैं या उनको प्रेसिडेंट के लिए विदहोल्ड कर सकते हैं, अपनी असेंट को विदहोल्ड कर सकते हैं या उन बिल्स को असेंबली को रिटर्न कर सकते हैं। केरला की खास डिमांड है सुप्रीम कोर्ट से कि आर्टिकल 200 में, जिसकी अभी हम बात करेंगे, उसमें दिए गए फ्रेज एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि आर्टिकल 200 जो गवर्नर को ये पावर देता है कि वो स्टेट लेजिस्लेशन को विदहोल्ड कर सकें, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, बट दिस फ्रेज एज सून एज पॉसिबल हैज बीन यूज्ड। और इस फ्रेज को काफी मिसयूज किया जाता है, जिसको ही लेकर केरला अब ये कोर्ट में गई है। अब आर्टिकल 200 की अगर ब्रीफली बात करें तो आर्टिकल 200 अलाउज द गवर्नर टू सेंड बिल्स टू द प्रेसिडेंट। मतलब आर्टिकल 200 में डिटेल है कि किस कंडीशन में गवर्नर बिल्स को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं, अपनी असेंट को विदहोल्ड कर सकते हैं या उन बिल्स को स्टेट असेंबली को रिटर्न कर सकते हैं। केरला स्टेट असेंबली, केरला गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में बताती है कि ऐसे कई इंस्टेंसेस हुए हैं जब गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, उनके स्टेट के गवर्नर, उनके बिल्स पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, और ऐसे 8 बिल्स हैं जिन पर उन्होंने अपने एक्शन को डिले किया हुआ है। अब अगर आप न्यूज़ इवेंट्स को फॉलो करते हैं या अगर आप इस एडिशन को ही फॉलो करते हैं, वी हैव कवर्ड दिस न्यूज़ इवेंट इन अवर एडिशंस।
कि केरला के गवर्नर ने 8 में से 7 बिल्स को प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया है और केरला स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि गवर्नर ने ऐसा किया है विदाउट एग्जामिनिंग दोज बिल्स या विदाउट प्रोवाइडिंग रीजंस फॉर रिजर्विंग देम, कि गवर्नर का ये एक्शन आर्बिट्ररी है, इसके पीछे कोई लॉजिक या जस्टिफिकेशन नहीं है, और अगर है तो उस जस्टिफिकेशन को स्टेट असेंबली को नहीं दिया गया है। अब जो व्यक्ति केरला गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने प्ली में बोला है that governor has failed to exercise powers and duty under the constitution by not acting on the bills। अब हम बात करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट की, गवर्नर्स पावर ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास किए गए लेजिस्लेशन पे गवर्नर के पास क्या क्या एक्शन होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू अ गवर्नर ही कैन टेक द फॉलोइंग एक्शंस। वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास किए गए बिल को अपनी असेंट दे सकते हैं कि यस आई अप्रूव ऑफ दिस बिल, और फिर वो बिल एक लॉ बन जाता है। वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो अपनी असेंट को विद होल्ड करते हैं, वो अपनी असेंट इस बिल को नहीं देते। इस केस में वो बिल लॉ नहीं बनता। वो उस बिल को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को वापस भेज सकते हैं एक मैसेज के साथ कि आप मेरे मैसेज को, मेरी रिकमेंडेशन को कंसिडर करें, उन रिकमेंडेशंस को इन बिल में इनकॉर्पोरेट करें और फिर से मुझे ये बिल भेजें। पर गवर्नर ऐसा नहीं कर सकते इन केस ऑफ अ मनी बिल। और आपको ये भी पता होगा कि यूनियन गवर्नमेंट के केस में भी प्रेसिडेंट के पास लिमिटेड पावर्स होती हैं इन केस ऑफ मनी बिल। सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन मनी बिल को एक स्पेशल पोजीशन देता है, एक प्लेस देता है। और चौथा ऑप्शन जो गवर्नर के पास होता है वो ये है कि ही कैन रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट। ये एस्पेक्ट, given how the current affairs are happening in this year, governor's power over state legislation is an important topic। आप अपनी लक्ष्मीकांत या किसी और पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बुक से इस टॉपिक के बारे में इलाबोरेटली जरूर पढ़ लें। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 200 की, जिसमें मेंशन किए गए क्लॉज एज सून एज पॉसिबल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है या उस पर इंटरप्रिटेशन को सीक किया गया है। तो आर्टिकल 200 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अ गवर्नर कैन सेंड द बिल फॉर रिकंसिडरेशन टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पर अगर उस बिल को फिर से पास किया जाता है और फिर से गवर्नर को असेंट के लिए भेजा जाता है, इन दैट केस द गवर्नर शैल नॉट विदहोल्ड हिज असेंट देयर फ्रॉम। उस केस में अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक बिल को रिकंसिडर करके दोबारा से उसको गवर्नर को भेजती है, उस केस में गवर्नर हैज ओनली वन ऑप्शन, ही हैज टू गिव हिज असेंट। पर आर्टिकल 200 की एक लिमिटेशन है, एक ड्रॉबैक है, एक लूप होल है कि उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि गवर्नर को इतने समय में उनके पास आए बिल्स पर एक्शन ले लेना चाहिए। आर्टिकल 200 डज नॉट प्रिस्क्राइब अ टाइम लिमिट फॉर गवर्नर टू प्रोवाइड असेंट टू बिल्स सेंट बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। आर्टिकल 200 में सिर्फ एज सून एज पॉसिबल इस फ्रेज को यूज किया गया है और ये एक लूप होल है और इस प्रोविजन को ऑफन गवर्नर्स के द्वारा मिसयूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि क्या आर्टिकल 200 के रिफॉर्म की कभी बात हुई है। हाँ, ईयर 2000 में एस्टैब्लिश किए गए नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन NCRWC, जो कि एक इंपॉर्टेंट कमीशन है जिसकी रिकमेंडेशंस आपको पता होनी चाहिए अलॉन्ग विद अदर मेजर कमीशंस, फॉर एग्जांपल सरकारिया कमीशन। तो उसमें आर्टिकल 200 के बारे में ब्रीफली बोला गया था कि देयर शुड बी अ टाइम लिमिट, और सरकारिया कमीशन उसने सजेस्ट किया था कि ड्राफ्टिंग स्टेज में जब बिल को ड्राफ्ट किया जाता है उस स्टेज में ही आपको गवर्नर से उनकी रिकमेंडेशन ले लेनी चाहिए, ताकि जब वो बिल गवर्नर के पास असेंट के लिए आए तो गवर्नर की रिकमेंडेशंस ऑलरेडी उस बिल में इनकॉर्पोरेटेड हो और फिर बिल डिले ना हो। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल वील कवर इट। तो इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडियन नेवी के द्वारा लिए गए कुछ स्टेप्स। तो इंडियन नेवी ने अपने साथ काम कर रहे एडमिरल्स के यूनिफॉर्म पे यूज होने वाले एपिलेट्स के नए डिजाइन को रिलीज किया है, डिक्लेयर किया है, अनवेल किया है। इन नए डिजाइन्स की सबसे पहले अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर ने की थी 4 दिसंबर को ड्यूरिंग द नेवी डे सेलिब्रेशन, विच इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये नए डिजाइन्स इंस्पायर्ड हैं छत्रपति शिवाजी की राजमुद्रा से, एंड इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियाज रिच मेरीटाइम हेरिटेज। आई एम श्योर आपको पता है कि छत्रपति शिवाजी हैड अ कंसिडरेबल नेवी। इस स्टेप के साथ साथ
Some of the ranks of British nomenclature will be renamed. कुछ रैंक्स जिनके नाम ब्रिटिश समय से सेट हैं उनको भी रीलुक और रीनेम किया जाएगा. इनके डिज़ाइन की ब्रीफली बात करें तो इन न्यू एपिलेट्स में सबसे ऊपर एक गोल्डन नेवी बटन है, फॉलोड बाय एन ऑक्टैगन, उसके बाद फॉलोड बाय एन इंडियन स्वॉर्ड, अ क्रॉस्ड टेलीस्कोप एंड स्टार इंडिकेटिंग रैंक्स. जैसे कि आप देख सकते हैं इस एपिलेट में 2 स्टार्स हैं, इस एपिलेट में 3 स्टार्स हैं. सो दीज स्टार्स इंडिकेट रैंक्स बट दिस नॉलेज इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस इवेंट से रिलेटेड बोलते हैं दैट दिस सिंबलाइजेस इंडिया इज मूविंग फॉरवर्ड एंड लीविंग बिहाइंड अ स्लेव मेंटालिटी. और ऐसा ही एक सिमिलर स्टेप सितंबर 2022 में नेवी ने ही लिया था. अब उस स्टेप की भी बात करते हैं. ये न्यूज़ जिसकी अब हम बात करेंगे पिछले साल के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थी और इस साल के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है. तो सितंबर 2022 में इंडियन नेवी ने अपने न्यू निशान, न्यू इंसिग्निया को रिलीज किया था. ये निशान भी इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द सील ऑफ मराठा किंग छत्रपति शिवाजी. जहां पर पहले सेंट जॉर्ज क्रॉस था उसको हटाकर ये छत्रपति शिवाजी की सील से रिप्लेस कर दिया गया है. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट न्यूज़. ये न्यूज़ रिलेटेड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से और इसका कॉन्टेक्स्ट है इसरो का 1 जनवरी को लॉन्च किए जाने का प्लान, जिसमें वो लॉन्च करेगी एक्सपोसैट सैटेलाइट को. तो इसरो 1 जनवरी को PSLV C58 का इस्तेमाल करके एक्सपोसैट सैटेलाइट को लॉन्च करेगी. एज इज इन यूजुअली मोस्ट केसेस ये लॉन्च होगा सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो है श्रीहरिकोटा में. और ये सैटेलाइट लॉन्च अपने साथ साथ 10 और एडिशनल पे लोड्स को भी कैरी करेगी. मतलब इस PSLV C58 रॉकेट में सिर्फ एक्सपोसैट सैटेलाइट नहीं होगी, हालांकि ये इसकी प्राइमरी सैटेलाइट है. इस मिशन में 10 और एडिशनल पे लोड्स भी होंगे. एक्सपोसैट के बारे में अभी हम बात करेंगे. ब्रीफली बात करें तो दिस इज द फर्स्ट डेडिकेटेड साइंटिफिक सैटेलाइट फ्रॉम इसरो फॉर रिसर्च इन स्पेस बेस्ड पोलराइजेशन मेजरमेंट ऑफ एक्सरे एमिशंस फ्रॉम सेलेस्टियल सोर्सेस. तो एक्सपोसैट की बात करते हैं. तो एक्सपोसैट एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है. जिस तरीके से जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसी तरीके से ये सैटेलाइट भी स्पेस में रहेगी और वहां से ऑब्जर्व करेगी पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक एक्सरेज, मतलब और सेलेस्टियल बॉडी से एमिट होने वाली एक्सरेज की पोलराइजेशन को. एक्सपोसैट विल स्टडी द 50 ब्राइटेस्ट नोन सोर्सेज इन द यूनिवर्स इंक्लूडिंग पल्सर्स जो कि एक इंपॉर्टेंट कॉस्मिक फिनोमिना है, ब्लैक होल्स, एक्सरे बाइनरीज, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई एंड नॉन थर्मल सुपरनोवा रेमिनेंस. ये सभी डिटेल्स आपको नोट्स में मिल जाएंगी, रेफर देम. तो इस एक्सपोसैट सैटेलाइट में ही 2 पेलोड्स हैं. एक है पोलिक्स, पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज, और एक है एक्सपेक्ट, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग. इस मिशन में एज वी हैव सेड will also include payloads from startups, educational institutions, and ISRO centers. Alright, let's move on to this next news. ये न्यूज़ रिलेटेड है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से. तो अगर आपने ब्रिक्स समिट जो इस साल हुआ है उसकी मेजर आउटकम्स को फॉलो किया है, विच यू शुड, तो आपको पता होगा कि इस साल ब्रिक्स में एक मेजर जो आउटकम था वो ये था दैट ब्रिक्स वुड एडमिट 6 न्यू मेंबर्स. ब्रिक्स अपने अंदर 6 नए और मेंबर्स को मेंबरशिप देगा. वो कंट्रीज थी अर्जेंटीना, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. नाउ द न्यूज़ अपडेट इज अर्जेंटीना के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट येवियर मिलाय, उन्होंने ब्रिक्स की इस रिक्वेस्ट को फॉर्मली रिजेक्ट कर दिया है कि वो ब्रिक्स ग्रुपिंग को उनकी कंट्री ज्वाइन नहीं कर सकती. उन्होंने इस मेंबरशिप के इनविटेशन को डिक्लाइन करने का रीजन दिया है दैट अर्जेंटीनाज मेंबरशिप इज नॉट कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट एट दिस टाइम. अब ये व्यक्ति येवियर मिलाय एक कंट्रोवर्शियल फिगर है क्योंकि इनकी पॉलिसी इनसे पहले एग्जिस्ट करने वाले लीडर से काफी रेडिकली डिफरेंट है. ही इज अ लिबर्टेरियन आउटसाइडर्स हु अज्यूम्ड ऑफिस आफ्टर डिफीटिंग ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज. और उन्होंने अपने कैंपेन के दौरान ही प्लेज किया था कि वो ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं करेंगे और भी उन्होंने प्लेजेस किए थे. अब इस इवेंट से रिलेटेड मेजर टॉपिक ब्रिक्स ग्रुपिंग की हम बात करते हैं. इस ग्रुपिंग को 2010 में बनाया गया था. फिलहाल इसमें 5 मेंबर्स हैं एंड दिस ग्रुपिंग कलेक्टिवली encompasses 27% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड सरफेस एरिया
मतलब इस ग्रुपिंग के 5 मेंबर्स वर्ल्ड्स 27% ऑफ लैंड सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड एंड 42% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, which you can imagine. South Africa has a large population, India has a large population, China too has a large population. और ये सभी ब्रिक्स मेंबर्स G20 के मेंबर्स भी हैं. कुछ कमेंटेटर्स का कहना है that BRICS nation are considered a geopolitical rival to the G7 bloc. और ब्रिक्स ग्रुपिंग की कुछ हम मेजर अचीवमेंट्स की बात करें तो ब्रिक्स ग्रुपिंग हैव इम्प्लीमेंटेड अ न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स ग्रुपिंग के द्वारा ही बनाया गया बैंक है. और ये और मेजर बैंक्स लाइक वर्ल्ड बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह, इन बैंक्स का एक कंसिडरेबल राइवल है. ब्रिक्स ने एक ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट को भी बनाया था कोविड पेंडेमिक के दौरान, जिसकी काफ़ी तारीफ होती है. ये सभी डिटेल्स आपको नोट्स में मिल जाएंगी. यू योरसेल्फ शुड ऑल्सो रिसर्च दीज. अब हम बात करते हैं ब्रिक्स 15 समिट की ब्रीफली, जो इसी साल हुई है और काफ़ी मेजर समिट थी. इसके आउटकम्स काफ़ी सिग्निफिकेंट थे. इस साल ये साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हुई थी और हालांकि इस समिट में काफ़ी मेजर आउटकम्स थे, पर अभी हम बात करते हैं इस समिट के सबसे मेजर हाईलाइट की. तो अगस्त में हुई इस 15th ब्रिक्स समिट में अनाउंस किया गया था कि अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ब्रिक्स में मेंबरशिप दे दी जाएगी. ये मेंबरशिप 1 जनवरी 2024 से इन इफेक्ट होने वाली थी. और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ इवेंट है कि अर्जेंटीना ने इस ग्रुपिंग को ज्वाइन करने से मना कर दिया है. एंड यू शुड ऑल्सो नो कि इससे पहले जब साउथ अफ्रीका को इस ग्रुपिंग में ज्वाइन किया गया था, जिससे पहले इस ग्रुपिंग में बस 4 मेंबर थे, वो एक्सपेंशन हुआ था 2010 में. फ्रेंड्स, ब्रिक्स एक मेजर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक G7, G20, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की तरह. आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ लें, इसकी डिटेल्स नोट्स में है, और आप अपने पर्सनल नोट्स में भी इसकी डिटेल्स को इंक्लूड कर लें, क्योंकि इसी साल इसका मेजर समिट हुआ है. एक्सपेक्टेड है कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन प्रिलिमिनरी में या मेंस में पूछा जा सके. ये नेक्स्ट न्यूज़ है इकोनॉमिक्स से और इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री. सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री क्या है. ये एक इंडेक्स है जो देश में रेगुलरली हर महीने रिलीज होता है और इंडियन इकोनॉमी का एक ओवरव्यू देता है. इसको हर महीने रिलीज किया जाता है एंड इट इज रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ये एक फास्ट पेस्ड इंडिकेटर है. इट कंप्राइजेस 40% ऑफ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. इस इंडिकेटर के 8 कंपोनेंट हैं एज इट इज क्लियर बाय द नेम. वो कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी, कोल, सीमेंट, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, स्टील, फर्टिलाइजर्स एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स. अब हम इस न्यूज़ इवेंट की बात करते हैं, क्योंकि हर महीने इस इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री को रिलीज किया जाता है. इस महीने भी इसके डाटा को रिलीज किया गया है और नवंबर में, यानी कि पिछले महीने, कोर सेक्टर की ग्रोथ पिछले 6 महीने में सबसे कम रही है. नवंबर में ये ग्रोथ 7.8% थी कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ. प्रीवियस टू नवंबर, अक्टूबर में ये ग्रोथ 12% थी. अब इस न्यूज़ में इस इंडेक्स के कंपोनेंट्स की बात की गई है कि सीमेंट की कैसी ग्रोथ हुई है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में क्या ग्रोथ हुई है, स्टील प्रोडक्शन में क्या ग्रोथ हुई है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में क्या ग्रोथ हुई है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में क्या ग्रोथ हुई है. ये डिटेल्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड नेवरदलेस हैव एन आइडिया अबाउट देम, तो आप इनको पढ़ लें. अब इस डिक्लाइन इन ग्रोथ को एट्रीब्यूट किया जा रहा है बेस इफेक्ट पर. बेस इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम अपने एडिशन में पहले काफ़ी बार बात कर चुके हैं और ये डिटेल्स नोट्स में भी प्रेजेंट है. आप वहां से इसको रेफर कर लें. इट्स अ सिंपल इकोनॉमिक कंसेप्ट. ऑलराइट, ये नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से और इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया की मेजर लिथियम प्रोड्यूसर्स के साथ हुई डील. तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने स्टेट ओन्ड खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जैसे कि इंडिया में स्टेट ओन्ड कोल के लिए कोल इंडिया लिमिटेड है, वैसे ही इस टाइप के एग्रीमेंट्स के लिए खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ये PSU है. तो इस PSU ने अर्जेंटीना बेस्ड माइनर के साथ एक ड्राफ्ट एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट को साइन किया है विद द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिथियम ब्लॉक्स. मतलब ये PSU अर्जेंटीना में एक्सप्लोरेशन करेगा और अगर वहां पर फीजिबिलिटी होती है एक्सट्रैक्शन की, तो ये PSU वहां पर एक्विजिशन भी कर सकता है और उन लिथियम ब्लॉक्स का कंट्रोल भी एज्यूम कर सकता है.
इस पीएसयू ने एक ऐसा ही एग्रीमेंट चिले के साथ भी किया है। अब आपको ये बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए कि चिले और अर्जेंटीना ये दो ऐसे कंट्रीज हैं जो साउथ अमेरिका में बेस्ड हैं, लैटिन अमेरिका में बेस्ड हैं, और ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं लिथियम के। दे कंट्रीब्यूट 30 to 35% ऑफ वर्ल्ड्स लिथियम सप्लाईज। चिले के पास 11% ऑफ ग्लोबल लिथियम रिजर्व्स हैं और ये 26% ऑफ लिथियम सप्लाई करता है टू द ग्लोब। और अर्जेंटीना के पास 1/5 ऑफ ग्लोबल रिजर्व्स हैं लिथियम के, while it supplies a little less at only 6%। और इंडिया की लिथियम के केस में 100% इंपोर्ट डिपेंडेंस है। इंडिया की डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ लिथियम ऑलमोस्ट जीरो है। अब इसी से रिलेटेड हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिथियम ट्रायंगल की बात करते हैं। तो लिथियम ट्रायंगल ये एक स्पेसिफिक एरिया है जो कि साउथ अमेरिका में बेस्ड 3 कंट्रीज अर्जेंटीना, बोलिविया और चिले, इन तीनों का एक कॉमन शेड रीजन है जहां पर लिथियम के रिच रिजर्व्स हैं। इट होल्ड्स वास्ट लिथियम रिजर्व्स। एंड यू शुड ऑल्सो नो कि जिस तरीके से द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स, इन रेयर अर्थ मेटल्स की डिमांड उतनी ही इंपॉर्टेंट हो रही है, एंड दीज आर बिकमिंग वेरी स्ट्रेटेजिक। दीज आर क्रूशियल फॉर व्हीकल इलेक्ट्रिक बैटरीज। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द एडिटोरियल फॉर टुडे। आज के एडिशन में हम 2 एडिटोरियल्स को कवर करेंगे और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये 2 ही एडिटोरियल रिलेवेंट है। तो ये पहला एडिटोरियल रिलेटेड है कतर के द्वारा लिए गए डिसीजन में, जब कतर के कोर्ट ने 8 इंडियन फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स की डेथ पेनल्टी को रिड्यूस करके उसके नेचर को चेंज कर दिया है और अब उनको फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। तो इस एडिटोरियल में बोला जाता है कि कतर के द्वारा इन फांसी की सजा को कम कर देना एक ऐसा स्टेप है जिसने इन व्यक्तियों की फैमिलीज को काफी राहत पहुंचाई है। और ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट तो है, बट फिर भी इन व्यक्तियों की कन्विक्शन को अपहोल्ड रखना कि हम इनको फांसी की सजा तो नहीं दे रहे, बट फिर भी ये गुनहगार हैं। तो इस एडिटोरियल में बोला जाता है कि ये डिसअपॉइंटिंग है और अब गवर्नमेंट को और इन कन्विक्ट्स की फैमिलीज को अपनी लीगल स्ट्रेटेजी को रिव्यू करना चाहिए, रीअसेस करना चाहिए और कतर के कोर्ट में इनके डिसीजन को पिटीशन करना चाहिए। इस एडिटोरियल में बात होती है दैट द गवर्नमेंट में एक्सप्लोर वेरियस ऑप्शंस। गवर्नमेंट के पास जो ऑप्शन है वो गवर्नमेंट एक्सप्लोर कर सकती है, जैसे कि कतर के रूलर के साथ एक रिव्यू को सीक करना, क्लेमेंसी की अपील करना, और लास्ट ऑप्शन विच इज द लास्ट रिजॉर्ट 2015 में एस्टैब्लिश किए गए इंडिया और कतर के बीच बायलैटरल एग्रीमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्सन्स, इसका इस्तेमाल करना, जिसकी मदद से हो सकेगा कि अगर इन लोगों की कन्विक्शन को अपहोल्ड भी रखा जाता है तो इंस्टेड ऑफ कतर प्रिजन इन व्यक्तियों को इंडिया ले आया जाएगा, जहां इंडिया में वो ये प्रिजन में अपनी सेंटेंस को पूरा करेंगे। अब इस पीस में ये भी बात की जाती है कि जब COP28 हुआ था 1 दिसंबर को दुबई में, तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कतरी लीडरशिप के साथ मिलकर रिक्वेस्ट की थी कि वो हमारी इंडिया की इस रिक्वेस्ट को कंसिडर करे और उनके द्वारा कन्विक्ट किए गए 8 फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स की डेथ सेंटेंस को चेंज कर दें, कम्यूट कर दें। अब इस पीस में बात की गई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस इवेंट को लेकर अपने आप को रिटोरिक में एंगेज नहीं किया है, ना ही दोहा कतर पर कोई ऐसे पर्सनल अटैक्स किए हैं जो कि कमेंडेबल हैं, जो कि इस पीस के ऑथर इंडियन गवर्नमेंट के इस स्टेप की तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि अगर ऐसा करना नॉन काउंटर प्रोडक्टिव होता। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इस इवेंट को कॉशियसली हैंडल करना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता, अगर इंडियन गवर्नमेंट कतर पर ऐसे आरोप लगाती, तो दैट कुड हैव जेपरडाइज्ड इंडियन लिविंग ओवरसीज। आपको पता होगा कि इंडिया की एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन, वर्कर पॉपुलेशन, वेस्ट एशियन नेशंस में रहती है और कतर भी उन्हीं नेशंस का पार्ट है। तो अगर ऐसा होता तो उनकी सेफ्टी को या उनकी लाइवलीहुड को खतरा हो सकता था। और इस पीस के ऑथर आशा करते हैं कि गवर्नमेंट इसी तरीके से ही अपनी कंसिस्टेंट एंड कैलिब्रेटेड पोजीशन, अपनी सोची समझी गई और सावधान पोजीशन से, अपनी अप्रोच से और ऐसे ही एक क्वाइट डिटर्मिनिस्टिक पुश से इन इंडियंस को सुरक्षित इंडिया में वापस ले आएगी। ये आज का दूसरा एडिटोरियल है और इसका कॉन्टेक्स्ट है तमिलनाडु में रिसेंटली हुई फ्लडिंग्स और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच फ्लड रिलीफ को लेके हुआ कॉन्फ्लिक्ट। तो इस पीस के ऑथर बोलते हैं
कि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट और तमिलनाडु के बीच फ्लड रिलीफ को लेकर हुआ कॉन्फ्लिक्ट डिसहार्टनिंग है उनके लिए, जो इस फ्लड से अफेक्टेड है, उन लोगों से जिन्होंने इस फ्लड को, इस डिजास्टर को फेस किया है, जो फंसे हुए हैं, जिनके घर पानी में डूब गए हैं, जिनकी सेविंग्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं। वो अगर देखेंगे कि इंस्टेड ऑफ रिलीफ या इंस्टेड ऑफ प्रॉपर रिलीफ इस इवेंट को लेकर पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, तो उनके लिए ये काफी डिसहार्टनिंग है। दिस इज व्हाट द ऑथर ऑफ दिस पीस सेज। इस इवेंट को लेकर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और तमिलनाडु की स्टेट मिनिस्टर यू स्टालिन पीछे एक वर्बल बहस भी हुई है। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इस बहसबाजी को करने के सिवाय बेहतर होता कि दोनों साइड्स मिलकर इस परिस्थिति को सुधारने पर काम करते। इस पीस में बोला जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन को आश्वासन दिया था, ही अश्योर्ड हिम, कि सेंटर उनकी मदद करेगी। तमिलनाडु ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि उनको 21,692 करोड़ के टोटल रिलीफ फंड्स दिए जाएं। अब तक उनको ये फंड्स नहीं मिले हैं, बट कुछ फंड्स जरूर मिले हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को 450 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं और 500 करोड़ रुपए और दिए हैं फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट के लिए। पर तमिलनाडु गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट है कि इस नेचुरल डिजास्टर को एक नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया जाए। पर इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि किसी भी नेचुरल डिजास्टर को एक नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करने के लिए जरूरी होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम्स पहले उसकी असेसमेंट करें और उस बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन की जाती है। तो इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि किसी भी डिजास्टर को नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करने का जो क्राइटेरिया है, जो गाइडलाइंस हैं, वो फिलहाल क्लियर नहीं है और उसमें काफी ज्यादा डिस्क्रिशन है। तो इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि द सेंटर शुड प्रोवाइड क्लियर गाइडलाइंस फॉर रिलीफ एफर्ट्स, और उनको अपने रूल को भी चेंज कर देना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स लॉन्ग टर्म और परमानेंट रिस्टोरेशन वर्क में एंगेज नहीं हो सकते। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि ये गाइडलाइन को चेंज कर देना चाहिए ताकि ये दोनों एजेंसीज लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन में एंगेज हो सकें। इस पीस के ऑथर फिर एक पार्लियामेंट्री कमेटी की भी बात करते हैं जिसमें मार्च 2021 में रिकमेंडेशन दी गई थी कि जो भी स्टेट सीवियर डिजास्टर को फेस करते हैं उनको ये अनुमति दे शुड बी अलाउड कि वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 25% फंड जो यूनियन गवर्नमेंट देती है, उस फंड को 25% फ्लेक्सी फंड को अपनी मर्जी से पोस्ट डिजास्टर परमानेंट रिस्टोरेशन वर्क में यूज कर सकें। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि एमएसएमई इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट किया जाना चाहिए जो कि तमिलनाडु में लगभग 1.4 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। और इस पीस के ऑथर ये भी बोलते हैं that the center should consult cyclone vulnerable states like Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha, West Bengal and Gujarat to formulate new norms on disaster management to avoid political controversies. मतलब यूनियन गवर्नमेंट को इन साइक्लोन वल्नरेबल स्टेट से भी सुझाव लेना चाहिए नई पॉलिसीज बनाने के लिए कि जब अगर कोई ऐसा डिजास्टर होता है उस समय पर फिर नई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज ना हो और जल्द से जल्द रिलीफ पहुंचाया जा सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। अगर आपको इस एडिशन में काफ़ी कमी नज़र आई है विच आई बिलीव देयर आर, तो प्लीज़ गिव मी सम टाइम, आई एम श्योर इट विल इम्प्रूव। और क्विज में पार्टिसिपेट करना ना भूलें, इट विल हेल्प यू इन योर प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।